जय हिंद सभी को। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बेसिक्स देखा और लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे और उस दौरान हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ गॉस प्रिंसिपल देखा। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और मैं चाहूँगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बहुत अच्छे से याद कर लें। इसमें लॉजिक लगेगा, ठीक है, इसमें लॉजिक लगेगा तो वो देखते हैं कैसे लगेगा। अब देखिए स्कैंडियम जो है आपके सामने है 3D1 4s2। इससे पहले जो कैल्शियम होता है 20 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 4s2 रहता है, 3D0 रहता है। और अगला इलेक्ट्रॉन जो है फिर 3D1 में आया, फिर 3D2 में। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों आता है, 3D में नहीं आता है, स्लेटर रूल से। ठीक है, आप देख सकते हैं, ऑफ बॉ प्रिंसिपल से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि 4s में पहले क्यों भरता है, 3D में नहीं। जब 4s पूरा भर गया तो 3D1, फिर 3D2, फिर 3D3, और अब देखिए 3D4 होना चाहिए था यहाँ, बट 3D5 हो गया क्रोमियम में। इसको मैंने ग्रीन से शो किया है। सो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप लिख सकते हैं वहाँ कि 3D4 4s1 होती है, तो ये गलत हो जाएगी। 4s2 ये गलत हो जाएगी। ये 3D4 में ना रह के 3D5 में चला जाता है। कारण 1 2 3 4 5 हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, हर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, सो दैट इम्पार्ट्स इट्स स्टेबिलिटी। ओके, ये स्टेबिलिटी को देगा। अगर ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन अचीव करता है तो स्टेबिलिटी अचीव होती है। सो दैट्स वाई इट अचीव्स 3D5 एंड नॉट 3D4। 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अब देखिए मैंगनीज में फिर से 3D5 रहा, 4s2 हो गया। द रीजन इज सेम, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। फिर है आयरन में 3D6 हो गया, 3D7 हो गया, देन कोबाल्ट निकल में 3D8 हो गया, देन अगेन कॉपर 3D9 होना चाहिए था लेकिन 3D10 हो गया। फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन, डी ऑर्बिटल पूरे भर जाएंगे अब। ठीक है, 1 2 3 4, बल्कि मैं कहूँगा कि आप सही तरीके से भरें तो 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10। पहले एक एक भरता है, फिर पेयरिंग होती है। सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ गॉस प्रिंसिपल, सारे 11th क्लास वाले हैं। तो इसी तरह से फिर जिंक भर जाएगा 3D10 4s2। तो ये कन्फिग्रेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक मेटल, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं वो, और उसको बोल सकते हैं कि आप इसकी कन्फिग्रेशन लिख के दिखाएं। क्रोमियम मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है, कोई और भी मिल सकता है। 3D सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि देखिए लॉजिक तो लग रहा है ना हर जगह। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 4D सीरीज। तो एटॉमिक नंबर आपके सामने है 39 से 48 तक। कन्फिग्रेशन देखते हैं। 4D1 5s2, इट्स ओके। पीछे भी देख लीजिए एक बार, 3D1 4s2 था स्कैंडियम। तो अगली सीरीज में क्या हो जाएगा, 3D का 4D हो गया, 4s का 5s हो गया। ठीक है,
ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए हैं। गलत बटन दब जाए तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। 4D1 5S2 इट्स ओके। जिरकोनियम में 4D2 5S2 ये भी समझ में आता है। ठीक है, आगे 4D3 होना चाहिए था, 5S2 होना चाहिए था, 4D4 5S1 हो गया। अब देखिए ना तो 4D पूरा भर रहा है, उसके बावजूद भी 4D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो नियोबियम में ऐसा क्यों कर रहा है? कोई पर्टिकुलर लॉजिक हमारे पास एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है कुछ। इससे आगे बढ़ते हैं। पहले मोलिब्डेनम 42, हाँ यहाँ ठीक है, 4D5 हो गया, 5S1 हो गया, इट्स ओके, क्योंकि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन अचीव कर ली। उससे आगे भी ठीक है, 4D5 5S2, ठीक है, फिर 5S1 अकेला हो गया, फिर 1 1 48 40 10 तो ओके है। ठीक है, चलो ओके है, 40 10 के फुल फील्ड कन्फिग्रेशन अचीव कर ली। दैट पैलेडियम इज ओके। अब जो दिक्कत है कहाँ है? यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तीन में है प्रॉब्लम। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस अट्रैक्शंस जो ये होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि इसका कोई खास लॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इन तीनों का आप याद रख सकते हैं। बाकी जहाँ लॉजिक लग रहा है डेफिनेटली वही आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछने चाहिए, जहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन लगती है। लेकिन मेनली क्या है कि 3D सीरीज आपको जरूर याद हो। हम आगे बढ़ते हैं। 4D के बाद 5D सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 के बाद एकदम 72 आया, कि लेंथेनाइड्स की एंट्री यहाँ हो जाती है। लेंथेनम है सबसे पहला, और उसके बाद फिर लेंथेनाइड्स आ जाते हैं 58 से लेकर के 71 तक। ठीक है, इतना एटॉमिक नंबर जो है वो लेंथेनाइड्स का होता है। और लेंथेनाइड्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, उसका भी जिक्र आगे करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। नहीं भी पता होगा तो हम जिक्र करेंगे उसका। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या रहती है। 5D1 है, फिर 5D2 है, 6S2 है, ओके, देन 5D3 है, ठीक है, 5D4 है, ओके है, 5D5 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 5D4 जो है 5D5 नहीं हो पाया टंगस्टन में, जबकि अगर ये हो जाता तो हम बोलते हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन अचीव कर ली। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। उसमें हमें 5D6 आ गया, 5D7 आ गया, ओके है, 5D8 की जगह 5D9 हो गया। और उसके बाद तो यहाँ भी दिक्कत है भाई प्लेटिनम में। ठीक है, लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा, वहाँ थोड़ी दिक्कत तो रहती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गोल्ड 79 5D10, इट्स ओके, हाफ फील्ड सॉरी फुल फील्ड कन्फिग्रेशन इसने अचीव कर ली, फुल फील्ड, दैट इज़ ओके। और उसके बाद मरकरी ओके है, 5D10 6S2, इट्स ओके। तो टंगस्टन 5D4 है, याद रखिएगा। प्लेटिनम 5D9 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 6D सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 89 के बाद, एक्टिनियम के बाद 104 आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइड्स आ जाएंगे। ठीक है, उनको हम अलग से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उनका कोई जिक्र करने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम डेवलप पढ़ रहे हैं। और लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स आते तो उसी के बीच में है, लेकिन पढ़ते हम उनको अलग से हैं। ठीक है, तो खैर एक्टिनियम की है हमारे पास 6D1 है, 7S2 है, और अदर 4D में 4F14 की एंट्री होती है। ठीक है, फिर 105 के लिए हम क्या करेंगे अभी, 6D3 हो गया, क्योंकि 5F14। ठीक है, उसके बाद तो 6D में एंट्री होगी, फिर 6D4 है, 6D5 है, 6D6 7 8
और 9 की जगह 10 कर लेगा, ठीक है, फुलफिल करने के लिए, और फिर 6d10। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि 6d5 क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वही बात है कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो वही इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन ये सिंपल सी एक सीरीज़ बन रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जगह 10 कर लीजिए, बस लास्ट के दोनों में 10 कर दीजिए। बाकी अदरवाइज ये सिंपल एक काउंटिंग चल रही है। तो उम्मीद है ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी कि 3D जरूर आपको याद हो। आगे है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर हार्ड हैं, ब्रिटल हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हायर हीट ऑफ वेपराइजेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, हाई डेंसिटीज़ हैं, इसके बारे में जिक्र करेंगे आगे, मैलिएबल एंड डक्टाइल हैं, ठीक है, तारे या शीट्स बन सकती हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफ़ी सारी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर है क्योंकि अनप्रेड इलेक्ट्रॉन है, आगे देखेंगे, कैन फॉर्म एलॉयज़ बना सकते हैं, कैटालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने रख दी। आप 5-6 तो कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है, तो वहाँ बाय चांस 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ लिया तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ सकता है, जो कि हम आगे देख लेंगे। तो जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एटॉमिक रेडियाई, देखिए जनरली तो आपको पता ही है, एटॉमिक रेडियस जो है नीचे की तरफ बढ़ता है और लेफ़्ट टू राइट कम होता है, ठीक है। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी को पता है। अब देखिए डिक्रीजेज अलोंग द सीरीज, ठीक है, अभी बात करें, बिकॉज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, सो न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इज लेस, डी ऑर्बिटल की एंट्री यहाँ होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगी न्यूक्लियस की तरफ से, साइज जो है सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसलिए बोला साइज जो है डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज अप टू क्रोमियम, लेकिन क्रोमियम तक तो ठीक है, डिक्रीज करता है, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा वैलिड है। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए ये पॉइंट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्रोमियम तक तो डिक्रीज हो रहा था, आगे भी डिक्रीज होना चाहिए था, बट इट बिकम्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज द रीजन? तो देखिए, इट इज बिकॉज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, number of d electrons goes on increasing and a stage reaches when nuclear attraction and shielding effect are neutralized, ठीक है। ये रहा न्यूक्लियस, ये कुछ शेल्स बना लिए मैंने, ये मान लीजिए वैलेंस शेल है हमारा, और यहाँ 3D मान लीजिए है, तो 3D वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, देखिए इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचने का काम करता है न्यूक्लियस, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज होती है, साइज छोटा होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरे ही जा रहे हैं, इधर प्रोटॉन भी आ रहे हैं हालांकि, तो 3D वालों में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और यानी कि इनका कुछ शील्डिंग होने लगा, ठीक है। अब ये कुछ शील्डिंग इफेक्ट दिखा पा रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि बाहर वालों को धक्का लगना शुरू होगा इनकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो न्यूक्लियस का जो खींचने वाला इफेक्ट था वो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, और ऐसे केस में क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या शील्डिंग इफेक्ट जो इनकी वजह से था वो लगभग न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूक्लियर इफेक्ट जो है उतना नहीं हो पा रहा, शील्डिंग थोड़ा बढ़ने लग गई,
तो आपस में क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। जितना न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ा उतना शील्डिंग में भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिला, तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर गए, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। एट द एंड ऑफ सीरीज एटॉमिक साइज बढ़ता है, कॉपर से जब जिंक की तरफ जाते हैं थोड़ा सा एटॉमिक साइज बढ़ जाता है घटने के बजाय, क्योंकि वहां पर देखिए पूरा डी ऑर्बिटल्स जो है ना जिंक में भर जाएंगे पूरे के पूरे। देखिए तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा लास्ट में 3d10 4s2 पूरा भर गया। तो जब 3d पूरा भर गया है तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है ज़्यादा हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है ज़्यादा हो गई मान लो यहाँ पर, तो बाहर की तरफ धक्का ज़्यादा लगेगा, साइज बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, घटने की बजाय बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सभी को पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एज द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन न्यू शेल्स, नए शेल्स में बढ़ते चले जाते हैं, नया शेल ऐड होता जाता है। लेफ्ट टू राइट शेल एक ही रहता है, उसी में ऐड होते जाते हैं, लेकिन नीचे की तरफ जब जाते हैं तो नया शेल ऐड होता है। Hence atomic size of 4d series is greater than 3d series, 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3d सीरीज से नीचे है 4d सीरीज, यहाँ 3d ऑर्बिटल थे तो यहाँ 4d ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल का साइज जो है बढ़ जाएगा डेफिनेटली, और 5d का उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, but atomic size of 5d series and 4d series is almost same। आप 3d से 4d पे जाएंगे तो साइज बढ़ा, लेकिन 4d से 5d पे जाने पर साइज नहीं बढ़ा, लगभग सेम रहा। सो व्हाट इज द रीजन? दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? स्टेडी स्मॉल डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक sides of the lanthanide elements with increase in atomic number on going from left to right in series. It is called as lanthanide contraction. Very very important। अब इसका कारण पहले तो देख लीजिए क्या है, कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लैंथेनाइड्स आ जाते हैं जब, तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्मॉल डिक्रीज शुरू हो जाता है साइज में, इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो खिंचाव आया है, जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसका कारण देखिए क्या है। लैंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल की एंट्री हो चुकी होती है, उनको भरना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें भर रहे हैं। फोर एफ ऑर्बिटल्स जो है ना, ये एफ ऑर्बिटल्स, उनकी शेप काफ़ी फैली हुई है, डिफ्यूज्ड टाइप, ठीक है, डी ऑर्बिटल से भी ज़्यादा। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4f ऑर्बिटल्स के, वो आपस में रिपल्शन कम करेंगे, एक दूसरे को धक्का कम मारेंगे। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा कम, ठीक है, 4f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट और भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये फैला हुआ है। तो इसके बाहर वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे, मान लो ये है हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला, ठीक है, ये मान लो 4f है, बाहर भी है, तो ये फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, मान लो रिपल्शन ना के बराबर है या बहुत कम है, वीक है, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पे न्यूक्लियस अपना प्रभाव दिखा सकता है। अगर न्यूक्लियस अपना प्रभाव उन पर दिखाएगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, साइज थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया 4f का, बाहर वालों को न्यूक्लियस ने
अपने प्रभाव में ले लिया, अपना अट्रैक्शन उन पे लगा दिया, उनको खींच लिया अपनी तरफ, साइज थोड़ा छोटा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, डेफिनेटली न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई ना, न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई क्योंकि 4f कमजोर पड़ गया, इस वजह से साइज जो है डिक्रीज कर गया। दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट है डेंसिटी। सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको बताइए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका यूज भी करेंगे इसमें हम। एटॉमिक वॉल्यूम इन अ ट्रांजिशन सीरीज डिक्रीजेज अलोंग द सीरीज। लेफ्ट टू राइट जाने पर ये वॉल्यूम जो है डिक्रीज करती है। देखिए साइज छोटा होता है, लेफ्ट बहुत बड़ा है, जाते जाते छोटा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी कम होती जा रही है इस तरफ, ठीक है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। डी ऑर्बिटल्स जो है शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को एक खींचेगा, साइज कम होगा। साइज अगर कम होगा तो क्या होगा, इस तरफ जाने पर साइज कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होती जा रही है अब, क्योंकि एटॉमिक स्फीयर है, ठीक है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एज वी नो दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अभी हमने क्या कहा, वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम जो है कम हो रही है, साइज भी कम हो रहा है लेफ्ट टू राइट। सो अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। एज वी नो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेंसिटी इंक्रीजेज अलोंग द सीरीज। लेकिन डेंसिटी इंक्रीज करती है अप टू ग्रुप 10, ग्रुप 10 तक तो बढ़ती है, उसके बाद डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 10 के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन रिपल्शन अमंग एडिड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन और ऐड होते जा रहे हैं जिंक तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो साइज बढ़ गया। अब तक तो ये चल रहा था ना, साइज घट रहा था, लेकिन लास्ट में क्या होगा, साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गई, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। ऑस्मियम एंड इरिडियम को याद रखिएगा, हैव हाई डेंसिटीज, ठीक है। पूछ सकते हैं एक नंबर में हाई डेंसिटी का कोई एग्जाम्पल, तो ऑस्मियम एंड इरिडियम। डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करती है। इस तरफ तो देखिए वॉल्यूम जो है कम हो रही थी तो डेंसिटी बढ़ रही थी, और फिर उसके बाद वो कम होना शुरू गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि साइज बढ़ गया लास्ट में जा करके, और साइज बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गई है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम लास्ट में बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ज़्यादातर जितने भी पॉइंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उनमें से ज़्यादातर का आंसर जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर का आंसर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाई होगा। देखिए मेटल है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग करेगा, यानी मेटेलिक बॉन्डिंग करेगा। एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम से घिरा है, औरों से घिरा हुआ है, तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी कब होगी, जब उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा
अपने भाई जो है उसके, ठीक है, उनसे घिरा रहेगा। एक M है, अपने ही जैसों से कईयों से घिरा रहेगा, बॉन्डिंग कर सकता है। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब जितनी बढ़िया बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल, इसलिए उसको पिघलाना मुश्किल, फिर बॉयल करना मुश्किल, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अप टू मिडल ऑफ ट्रांजिशन सीरीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डिक्रीज करते हैं। तो जब तक ये इंक्रीज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये डिक्रीज करते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। वाई दे डिक्रीजेस? ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पेयरिंग। मैं 3D सीरीज पर ही जाना चाह रहा हूँ। देखिए अब 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 5 हो गए, 5 हो गए अनपेयर्ड। फिर देखिए 3D6 में तो क्या होगा अभी, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 अनपेयर्ड, लेकिन 3D6 में कितने रह गए, 4। 3D7 में कितने रह गए, 1, 2, 3। 3D8 में हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, पेयरिंग होती जा रही है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो पहला पैरा क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए मैंगनीज है, टेक्नीशियम, Tc एंड रीनियम। मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड रीनियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन द प्रीवियस मेटल। ठीक है, उनसे पहले वाले मेटल के मुकाबले इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। This is due to reduced delocalization of valence electrons that further results into poor metallic bonding. अभी आपसे मैंने मेटालिक बॉन्डिंग की बात करी थी। एक मेटल है, उधर मेटल है, इधर मेटल है, इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, तो मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको देना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तभी तो बॉन्डिंग होगी। अगर इसका इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं है, उसकी डिलोकलाइजेशन जो है कम है, ठीक है, क्योंकि कन्फिग्रेशन उसकी स्टेबल हो रही है, देन मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। और मेटालिक बॉन्डिंग अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर उसको पिघलाना, मेल्ट करना आसान, मेल्ट करना आसान हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंगनीज की कन्फिग्रेशन आपको दिखा देते हैं। ये चल नहीं रहा, ओके, यहाँ से हटाते हैं। देखिए मैंगनीज की, देखिए स्टेबल कन्फिग्रेशन है या नहीं, 3D5 4s2। ठीक है, जिसका जिक्र अभी किया था हमने। टेक्नीशियम की देखिए 4D5 5s2। और इसी तरह से यानी रीनियम की भी देख लीजिए 5D5 6s2। तो आई होप ये सारा पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेकंड पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। आयनाइजेशन एनर्जीज, अब देखिए एकदम एटॉमिक साइज का उल्टा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज, एकदम उसका उल्टा। अलोंग द सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है मिडल ऑफ द सीरीज तक, एंड हेंस एटम बिकम्स स्मॉल इन साइज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज छोटा होगा। अगर ऐसी बात है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी।
बढ़ती तो है लेकिन स्लोली बढ़ती है, ठीक है। दिस इज स्लो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन n-1d ऑर्बिटल, और बाहर वाले ns ऑर्बिटल में है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है n-1d में आ रहे हैं, शील्डिंग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, लास्ट में जा करके तो आयनेशन एनर्जी जो है थोड़ा कम ही हो जाएगी, ठीक है, जिंक की तरफ जाकर। देखिए साइज अगर बढ़ जाएगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, उसको निकालना आसान हो जाएगा। जब तक शील्डिंग कमज़ोर है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा मान लो 3D, ये रहा 4s, इसकी शील्डिंग पावर अगर कमज़ोर है, जब इलेक्ट्रॉन कम है इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम है तो शील्डिंग पावर कम रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 3D में, हमने देखा कन्फिग्रेशन। देन इसकी शील्डिंग थोड़ा बहुत बढ़ने लग जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन और ये बराबर हो जाएंगे, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लास्ट में जाके इसकी शील्डिंग थोड़ा डोमिनेट करने लग जाएगी। उस कंडीशन में साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिंक के केस में हमने किया है, और साइज थोड़ा सा बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी थोड़ा कम भी होगी, ठीक है। तो उसी पॉइंट को कोरिलेट किया जा सकता है इसके साथ। आई होप आपको पूरा लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। 11th-12th के थोड़े कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि उन चीज़ों को भी मैं लेकर चला हूँ जो कि 11th या 12th में आपको पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। तो आई होप आपको बेनिफिट होगा इस लेक्चर का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।